सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज क्लास 12 का हिस्ट्री का अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए 2025 का। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसमें किन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर देना होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सभी प्रश्नों को देखेंगे। चलते हैं बच्चों। 31 क्वेश्चन नंबर में बोलता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं। तो मैं बता दूं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत जो हैं, जैसे साहित्य स्रोत है ना, और क्या है, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी विवरण, जनजातीय गाथाएं, है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के 2 स्रोत। यहाँ पर पूछा हुआ है कि कौन कौन से स्रोत है, तो बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे साहित्य स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, विदेशी विवरण, जनजातीय गाथाएं, है ना, इत्यादि। तो चलिए बच्चों, हम लोग साहित्य क्या है ना, साहित्य के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे प्राचीन इतिहास के बारे में बताता, भारतीय इतिहास के बारे में बताता। तो वेद, पुराण, महाकाव्य, जातक कथाएं, पीटक, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, है ना, ये सब क्या कहलाएंगे, तो साहित्यिक कथा कहलाएंगे। ठीक है। पुरातात्विक में क्या है कि उत्खनन से प्राप्त अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, कलाकृति, है ना, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां इत्यादि जो है हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं बच्चों। भारत के कौन से 2 प्रांत अगस्त 1947 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच बांटे गए। तो ये आंसर है 1947 में भारत के 2 प्रांत, यानी बंगाल का विभाजन तो हम लोग देखे थे 1905 में हुआ है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि भारत के 2 प्रांत, पंजाब और बंगाल को भारत और पाकिस्तान के बीच जो है बांट दिया गया। एक चलिए हम लोग इसको जो है ग्राफ में देखते हैं। बच्चों, यहाँ भारत का मानचित्र में आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम में जो पंजाब है ना, पंजाब को 2 भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब। पश्चिमी पंजाब ही वर्तमान में क्या बना हुआ है, तो पाकिस्तान बना हुआ है। साथ ही बंगाल, यहाँ पर देखिए बंगाल को भी 2 भागों में बांट दिया गया था, एक था पूर्वी बंगाल और एक था पश्चिमी बंगाल। ठीक है ना। पूर्वी बंगाल जो है आज के डेट में जो है वो बांग्लादेश है। क्या है, बांग्लादेश। ठीक है। और पश्चिमी बंगाल आज भी जो है वेस्ट बंगाल हमारा भारतीय राज्य बना हुआ है। 33 क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ। ठीक है। अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 को पाकिस्तान के अमरकोट में हुआ था। लेकिन ये जान ले कि अकबर जो है मुगल वंश के तीसरे शासक थे। कैसे शासक थे, तीसरे शासक। कौन, मुगल वंश का। ठीक है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ। उनका शासन काल कब से चला, 1556 से लेकर 1605। 1556 से लेकर 1605 के बीच जो है अकबर का जो है शासनकाल चला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 34 में, सगुन भक्ति क्या है। सगुन भक्ति में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों का आराधना होती थी, जिनकी मूर्त रूप में अवधारणा हुई है। अच्छा, सगुन भक्ति की कुछ प्रमुख कवि भी रहे हैं, जैसे सूरदास, परमानंद दास, रसखान दास, है ना, तुलसीदास, कृष्णदास, ये सब जो हैं सगुन भक्ति के क्या रहे हैं, कवि रहे हैं। सगुन भक्ति में शिव भगवान की आराधना और शिव के जो है मूर्त बना करके, मूर्त रूप में जो है ना, उनका जो है पूजा या आराधना करते थे। इसको सगुन भक्ति कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, पहाड़ियां कौन थे। तो पहाड़ियां जो हैं एक जनजाति है। पहाड़िया जनजाति जो है राजमहल पहाड़ियों के मूल निवासी। वे मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में रहते हैं। ठीक है। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में जो है सरकार अनुसूचित जनजाति में इनको रखा है। ठीक है। वे क्या करते थे, वे जो है झूम कृषि करते थे, और इसमें सालों तक कृषि के लिए जो है जंगल की वनस्पति जलाकर जमीन साफ की जाती है। और वे क्या करते थे, माल्टो भाषा बोलते थे। कौन भाषा बोलते थे, पहाड़ी जनजाति के लोग जो थे माल्टो भाषा बोलते थे। ये याद रखना है, पहाड़ी जनजाति के लोग माल्टो भाषा
बोलता था, साथ में क्या है वो द्रविड़ भाषा है, क्या है द्रविड़ भाषा, ठीक है। और पहाड़ियां जो हैं, पहाड़िया लोग का प्राथमिक व्यवसाय क्या था, बांस, बांस का शिल्प बनाना, यानी बांस क्या है, घास है, उससे क्या है कि लोग जो है कह सकते हैं कि बांस का हथियार, खांची वगैरह, टोकरी वगैरह बनाया करता था, ठीक है। वे जंगलों और चारागाहों पर क्या होते थे, निर्भर होते थे। अब यहाँ बोल रहे कि औपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ी के आसपास रहने वाले लोगों को पहाड़ियां कहा जाता था, सही बात है, लेकिन राजमहल कहाँ है बच्चों, तो ये झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 36 में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में त्रिमूर्ति का नाम कौन कौन प्रसिद्ध है, तो लाल बाल पाल का नाम आप सुने होंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। चलिए बच्चों, हम लोग जान लेते हैं कि लाला लाजपत राय आखिर भारत का कौन सा राज्य से बिलोंग करते थे, तो ये जो है पंजाब का शेर थे, कहाँ का, पंजाब का, पंजाब से बिलोंग करने वाले। का जन्म जो है पंजाब के मोगा जिले में 28 जनवरी 1865 में हुआ था। कब हुआ था, 28 जनवरी, 28 जनवरी 1865 में जो है इनका जन्म हुआ था, किनका, लाला लाजपत राय का। बाल गंगाधर तिलक, तो ये इनका जन्म जो है 23 जुलाई, कब, 23 जुलाई को जो है 1856 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था, ठीक है। इसको जो है बाल गंगाधर तिलक को एक और भी सम्मान पूर्वक नाम लिया जाता है, जिसका नाम है लोकमान्य तिलक। क्या कहा जाता है इनको, लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाने जाते हैं। अच्छा, बिपिन चंद्र पाल कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जो है बांग्लादेश, वर्तमान में बांग्लादेश के हम्बीगंज जिले के जो हैं पोयल गांव में हुआ था इनका जन्म। और 7 नवंबर 1858, 7 नवंबर जो है 1800 कब हुआ था बच्चों, तो 1858 में हुआ था। कब हुआ था, 1858 में, 7 नवंबर 1858 में जो है बांग्लादेश, वर्तमान में, उस समय तो भारत ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह से जुड़ी दो प्रमुख महिला नेत्रियों के नाम लिखें, ठीक है। इसमें से रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ दो प्रमुख बोला है लेकिन यहाँ 3 लिखा हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, रजिया सुल्तान। अच्छा, मैं बता दूं बच्चों कि 1857 के सिपाही विद्रोह में कई महिलाओं ने हिस्सा लिया था। इनमें से कुछ प्रमुख महिलाओं के नाम इस तरह है, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, झलकी बाई, है ना, झलकारी बाई, फिर है उदा देवी, फिर है आजुजन बाई, आशा देवी, हबीब देवी, त्यागी, जमीला, शोभा देवी, मबीरी देवी इत्यादि बहुत सारे महिलाएं जो हैं 1857 के सिपाही विद्रोह में जो है हिस्सा लिए थे, ठीक है ना। इन महिलाओं ने देश की आजादी के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इनमें से कुछ महिलाओं को तो फांसी पर भी चढ़ा दिया गया था और कुछ को जो है जिंदा जला दिया गया था। सिपाही विद्रोह की शुरुआत जो है मेरठ से शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखना है। 38 क्वेश्चन में चलिए, भारत में रेलवे लाइन पहली बार कब और कहां तक जो है बिछाई गई थी, तो भारत में पहली रेलवे बिछाने के समय कौन गवर्नर था बच्चों, तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन है, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में जो है किस गवर्नर के कार्यकाल में जो है रेल बिछाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में जो है भारत में जो है ट्रेन या रेल बिछाई गई थी। और लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। चलिए आंसर में, भारत में पहली बार रेलवे लाइनें जो है 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच चलाई गई थी या बिछाई गई थी, ठीक है। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो ये लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और खंड बी का है, बोल रहा है कि इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली क्या है। अच्छा, बॉन्ड का मतलब होता है एक दूसरे को जोड़ना। बॉन्ड का अर्थ क्या होता है, एक दूसरे को जोड़ना। चलिए यहाँ पर क्या है, वह प्रणाली जिसमें ईंटें बिछाने का एक पैटर्न है, जिसमें ईंटों की पंक्तियां होती हैं। जैसे मान लिया जाए दीवार जोड़ना होता है, तो दीवार कैसे, एक ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ा जाता है, ठीक है ना, जिनका छोटा सिरा बाहर यानी थोड़ा सा बाहर निकाला जाता है तथा उसके बाद ईंटों की पंक्ति होती है। जैसे पहले जो फाउंडेशन होता है ना, जो पहले का जो फाउंडेशन होता है, पहले थोड़ा क्या होता है कि चौड़ा होता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है उसको जो है पतला किया जाता है, या कहिए उसका लेंथ को छोटा कर करके फिर आगे किया जाता है।
जिनका लंबा भाग बाहर की ओर होता है और इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली है। इसी को क्या कहा जाता है? इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली। बॉन्ड का मतलब एक ईंट को दूसरे ईंट से जो है जोड़ा जाता है और लंबी वाली छोर को जो है थोड़ा सा बाहर निकाला जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली कहलाता है। इसमें कई लंबे ऊर्ध्वाधर जोड़ उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं बता दूं कि जो ये जो है 1450 के दशक में, कब? 1450 के दशक में ये प्रणाली आई थी, ठीक है। यह जो है 17वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश घरों में इसका जो है इस्तेमाल शुरू हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के प्रमुख अवगुण क्या है? यानी भारतीय संविधान के दोष क्या है ना, यानी कह सकते हैं कि इसकी जो है नकारात्मक पक्ष क्या है। तो चलिए बच्चों जानते हैं भारतीय संविधान के बारे में। पहले जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है ये 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे बनाने में, ठीक है ना। और यह प्रक्रिया जो है 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई थी। कब से? तो 9 दिसंबर जो है 1946 से स्टार्ट की गई थी और जाकर के 26 नवंबर, कब? तो 26 नवंबर को 1949 को ये जो है कंप्लीट हुआ था बनाने में। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। लमसम जो है 64 लाख जो है भारतीय संविधान को निर्माण या बनाने में खर्च हुई थी, ये याद रखना है, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए अब जानते हैं इसका अवगुण पक्ष क्या है। बोला भारतीय संविधान के अवगुण निम्नलिखित हैं। इसमें भारतीय और भारतीयों के लिए कुछ है ही नहीं। ये दूसरा है कि ये सभी दूसरे देशों का कॉपीराइट है। जैसे देखिए कि यहाँ पर जो है हर एक देश से लिया गया है, अफ्रीका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है ना, आयरलैंड से लिया गया है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अपना कुछ है ही नहीं, दूसरे देशों से क्या किया गया है? तो कॉपी किया गया है। तीसरा में कहता है कि यह संविधान कानून पर बल नहीं देता जिसमें शासन व्यवस्था प्रभावित हो। जी कि संविधान तो बना हुआ है लेकिन संविधान जो है सभी के लिए लागू नहीं होता है, सिर्फ गरीबों पर लागू होता है, ठीक है ना। अमीर लोग जो हैं वो जज को ही खरीद करके जो है अपना जो है केस को सोल्व कर लेता है, लेकिन गरीब पर सिर्फ लागू होता है। फिर नेक्स्ट कहता है कि यह एक लंबा चौड़ा दस्तावेज है, बहुत लंबा चौड़ा है। और ये क्या है? एक जो है लचीला संविधान है, ठीक है ना। ये क्या होते रहता है? अमेंडमेंट होते रहता है, ठीक है। इसकी जो है ये अवगुण पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों ये जो है ना 41 क्वेश्चन भक्ति आंदोलन, ये सभी का जो है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल जो है हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है, ठीक है। बच्चों मैं बता दूं कि रॉलेट एक्ट का जो प्रारंभ हुआ था वो 6 फरवरी 1919 को हुआ था। देखिए 6 फरवरी 1919 को जो है बनाया गया, लेकिन इसको जो है लागू कब किया गया था? लागू जो है 18 मार्च को किया गया था, यह याद रखना है। 18 मार्च 1919 को जो है रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था, ठीक है ना। इस एक्ट को अराजक और क्रांतिकारी का अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। इस एक्ट के तहत जो है कह सकते हैं कि बिना किसी वजह के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इस एक्ट के तहत जो है बिना किसी मुकदमे को, है ना, देश के जो द्रोही गतिविधियों को शामिल लोगों को क्या कर दिया जाता था? तो जेल में डाल दिया जाता था। चलिए बच्चों ये आंसर में देखते हैं कि 1914 और 18 के दौरान जो है अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए प्रेस पर क्यों प्रतिबंध लगाया? क्योंकि जो है एक जगह का घटना जो है पूरे भारत में फैल जाता था और उससे अंग्रेजों को शासन करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती थी। यही कारण है कि अंग्रेजों ने जो है प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दिया। बोले कि जो इसमें जो है शामिल है उन सभी को क्या करो? तो जेल में डाल दो। बाद में जो है कठोर उपायों को जारी रखने के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, देखिए कौन अध्यक्षता किया था? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति में सुझाव पर भारतीय के विरोध के बावजूद भी रॉलेट एक्ट को पास कर दिया गया। कब? 6 फरवरी 1919 को, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद इसके अंतर्गत जो है राजनीतिक गतिविधियों के विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई करने की शक्तियां सरकार को दे दी गई। गांधी जी ने इस कानून को क्या किए थे? विरोध किए थे। इसी कारण जो है इसका विरोध का बैठक जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड आप पढ़ते हैं तो वो जो है रॉलेट एक्ट का ही विरोध में किया जा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं
ये सारे जितने भी है ना स्टेप का, उस सबको जो है एक अलग वीडियो हम बनाने वाले हैं। 1857 की धार्मिक कारणों का चर्चा कीजिए। देखिए 1857 से रिलेटेड जो है एक हम स्पेशल वीडियो बना कर रखा हूँ, तो इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 1857 के तत्कालीन कारण तो हम लोग देख लिए थे कि ब्राउन बेस राइफल को चेंज करके एनफील्ड राइफल लाया गया था। क्या लाया गया था? एनफील्ड राइफल। और उस एनफील्ड राइफल में कह सकते हैं चर्बी युक्त कारतूस को डालना पड़ता था, और उस कारतूस को जो है मुंह से जो है खोलना पड़ता था या झांकना पड़ता था। और इसका विरोध जो है यहाँ के जो है जो कि विभिन्न धर्म के लोग हैं, कोई जो है सुअर का चर्बी वाला मुंह से खोलता था, तो कोई गाय का चर्बी वाला से खोलता था। यही कारण है कि यहाँ के लोग क्या कर दिए थे? विरोध कर दिए थे। ठीक है ना, ये तत्कालीन कारण है। और अभी हम लोग फिलहाल देखेंगे कि सन 1857 के विद्रोह के अनेक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक कारण थे, और ये निम्नलिखित हैं। देखिए यहाँ क्या पहला बोल रहा है कि राजनीतिक कारण, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बोला है कि व्ययगत की नीति जो है अपनाए जाने के कारण भारतीय शासकों में जबरदस्त असंतोष फैल चुका था। ये क्या किया है कि जब भी कोई राजनीतिक डिसीजन लेना होता था तो लॉर्ड डलहौजी जो है यहाँ के लोगों को राय विचार नहीं लेता था, वो अपना व्यक्तिगत नीति को अपनाता था। ठीक है ना, उनको जो लगता था वही करते थे। यही कारण है कि यहाँ के लोग जो है असंतोष व्यक्त किया और लोग जो है विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार देना। देखिए जो है गद्दी में बैठे हुए थे कोई रियासत में, तो क्या किया गया? इनको उतार दिया गया। तो इससे भी यहाँ की जनता जो है नाखुश थे। अनेक हिंदू राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना तथा नाना साहब की पेंशन जब्त कर देना, यानी इनका जो पेंशन मिलता था नाना साहब को, उनको भी क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो इससे भी जनता का जो है नकारात्मकता फैला, या कहिए कि असंतोष जताया। भारतीय राज्यों को भयभीत कर दिया था, इतना डराया था। किससे डराया? पिस्तौल से। यहाँ के लोग लाठी फरसा भी धुनना नहीं जानते थे, है ना। यहाँ के लोग जो है उदारवादी थे और वो लोग था कट्टरवादी। भारतीय राज्यों को अपने राज्य में विलय करना केवल शासकीय परिवारों के लिए ही नहीं बल्कि उन पर आश्रित प्रजा के लिए भी घातक साबित हुआ। ठीक है, जो राजा लोग तो सोच रहा था कि जो है अंग्रेज किस पर सिर्फ शासन करेगी? जनता पर। लेकिन पता चला धीरे धीरे राजाओं पर भी शिकंजा कसते चला गया। भारतीय यह महसूस करने लगे थे कि उन पर इंग्लैंड से शासन किया जा रहा है। कहाँ से किया जा रहा है? इंग्लैंड से। क्योंकि जो भी गवर्नर बन के आता था वो व्यक्तिगत रूप से जो है अपना डिसीजन लेता था, यहाँ के लोगों को राय विचार नहीं लिया जाता था। इसलिए लोग सोचने लगा कि यहाँ जो शासन चल रहा है, भारत में जो शासन चल रहा है, कहाँ से चल रहा है? इंग्लैंड से चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि प्रशासनिक कारण एवं आर्थिक कारण क्या है। कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। ये भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो कंपनी के प्रशासनिक और तंत्र अकुशल और पर्याप्त था, यानी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे रहा था, गरीबी बढ़ती चली जा रही थी, है ना। भू राजस्व नीति, है ना, यहाँ पर का कर दिया गया, जमींदारी प्रथा शुरू कर दी गई थी। सर्वाधिक अलोकप्रिय थी, यानी लोकप्रिय नहीं अलोकप्रिय। जनता जो है असंतोष थी। जनता के पास जो है उत्पादन के लिए खुद का जमीन नहीं हुआ करता था, वो जमींदारों पर क्या होता था? निर्भर होता था। कई जमींदारों से उनके पद और संसाधन छीन लिए गए। कौन छीन लिया? तो अंग्रेज। यहाँ देखिए जमींदारी प्रथा तो ठीक था, लेकिन जमींदारी प्रथा को भी अंग्रेजों ने क्या कर लिया? छीन लिया। बड़ी बड़ी संपदाएं जब्त करके नीलाम कर दी गई थी। गरीबी और ऋणग्रस्तता के कारण किसानों की उपस्थिति काफी दयनीय थी, यानी जो है एक बार ऋण किसान लेता था जमींदार से और चुका नहीं पाता था, तो क्या करता था? आजीवन उसके यहाँ जो है कमियां खटता था और कमियोटी प्रथा की शुरुआत हो गई थी। हस्तशिल्प उद्योग के विनाश से, देखिए हस्तशिल्प उद्योग भी विनाश हो गया, क्योंकि वहां से इंग्लैंड से जो है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आता था, तो यहाँ की जो बने हुए वस्तुएं होती थी उस पर जो है लोग नजरअंदाज करने लगे या उसको खरीदने ही नहीं लगे। तो इस तरह जो है भारतीय हस्तशिल्प का भी विनाश हो गया। ठीक है, और सामने भूख अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। लगान की ऊंची दर और उससे वसूल करने के अमानवीय तरीके ने किसान को खेतिहर मजदूर, दस्तकार और छोटे जमींदार साहूकारों को चंगुल में फंसते चले गए। देखिए यहाँ पर किसान को जो है टैक्स पर टैक्स जो है या कर पर कर लगाया जाने लगा। ठीक है, तो लोगों के पास जो है जीवन निर्वाह कृषि के लिए भूमि नहीं था, और
उन पर भी कहने का मतलब है कि टैक्स लगा दिया जाता था। तो यही कारण है कि जमींदार जो है साहूकारों के चंगुल में धीरे धीरे कर्ज में फंसते चले गए और साथ ही उनमें जो है अंग्रेजों के प्रति जो है असंतोष भी बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज मदद नहीं करता था। कंपनी द्वारा भारत में आरंभ की गई न्यायिक व्यवस्था उत्पीड़न का एक साधन बन गई थी। प्रशासनिक पदों पर भारतीय के साथ जाति एवं रंग, आचार और भेदभाव किया जाता था। चूंकि यहाँ के लोग जो थे शालीनता हुआ करते थे और जो है यहाँ के लोगों के साथ क्या क्या किया जाता था, तो भेदभाव किया जाता था, जात पात को लेकर के लड़ाता था, है ना। तीसरा कारण क्या है? सामाजिक एवं धार्मिक कारण। देखिए, जब धार्मिक कारण क्या है, यहाँ के लोगों को जब भी फांसी दी जाती थी तो बरगद के पेड़ में दिया जाता था, ताकि जो है यहाँ के जो बरगद का पेड़ है वो एक धर्म से जुड़ा हुआ है और धर्म का उल्लंघन के लिए जो है वो बरगद के पेड़ पर फांसी दी जाती थी। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या है। जो अंग्रेज है प्रशासकों को सुधारवादी जो है उत्साह के अंतर्गत पारंपरिक भारतीय सामाजिक प्रणाली और संस्कृति संकटग्रस्त प्रतीत होने लगा था। आज भी देख रहे हैं ना कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति को छोड़ करके जो है हम लोग यूरोपियन संस्कृति को आज भी अपनाए हुए हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों के शासन या कह सकते हैं दोनों के शास्त्र और समस्त विचारों को चुनौती दी जाने लगी। ठीक है, आज भी हम लोग संस्कृत कहाँ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पर ज्यादा फोकस हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है अपनी संस्कृति को हम लोग भूल रहे हैं। 1856 में धार्मिक नियोक्ता अधिनियम द्वारा हिंदू प्रथाओं को शोधन किया गया। धर्म परिवर्तन करने से पुत्र अपने गैर ईसाई पिता की संपत्ति उत्तराधिकारी बनने से वंचित नहीं हो सकता था। जी देखिए, जो ईसाई धर्म अपनाएगा वो अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा और जो ईसाई धर्म नहीं अपनाया तो वह जो है अपना पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। तो इस डर से लोग जो है ईसाई धर्म जो है अपनाना शुरू कर दिया। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है धर्म प्रचारकों को पर्याप्त सुविधाएं दी जाने लगी थी। यानी कहा है कि जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो करता था उसको जो है काफी सुख सुविधाएं दी जाने लगी। यही कारण है कि लोग सब कोई सुख सुविधा चाहता था। यही कारण है कि लोग जो है ईसाई धर्म अपनाने लगा। भारतीय यह महसूस कर रहे थे कि अंग्रेज इन्हें ईसाई बनने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों हम लोग 48 क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी के द्वारा प्रयोग किए गए प्रमुख हथियार और अस्त्र शस्त्र की चर्चा करें। देखिए, पहले तो हम लोग पहले महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, साथ ही ये भी जानना है कि वो पढ़ाई लिखाई कहाँ की, तब जो है जाकर के वो जो है उनका काफी मानव विकास हो चुका था, ह्यूमन डेवलप, वो तब जो है कब राजनीतिक में जुड़ा, ये सारी चीजें हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है, और ये भी जाने कि वर्तमान गुजरात में कह सकते हैं गुजरात के पोरबंदर जिले मध्यवर्गीय परिवार में जो हुआ था। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी, और माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है पोरबंदर में ही ली थी। इसके बाद जो है उन्होंने राजकोट के अल्बर्ट हाई स्कूल में जो है पढ़ाई की थी। कहाँ की थी हाई स्कूल की पढ़ाई? तो अल्बर्ट हाई स्कूल में की थी। ठीक है, और मैट्रिक करने के बाद उन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में पढ़ाई की थी। इसके बाद जो है लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में जो है उन्होंने कानून की पढ़ाई की। ठीक है, उसके बाद गांधी जी राजनीतिक गुरु कौन थे? यानी महात्मा गांधी को राजनीति किसने सिखाया? ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है ना। गांधी जी 1917 से चंपारण अभियान के साथ जो है या अभियान के साथ जो है सक्रिय राजनीति में प्रवेश किए। अब चलिए हम लोग इतना सा जान गए महात्मा गांधी के बारे में, कहाँ कहाँ पढ़ाई की, तो काफी जो है विद्वान व्यक्ति थे, है ना। और देखिए इनके पहले जो महात्मा जुड़ा हुआ है ना, महात्मा की उपाधि कौन दिया था जानते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और राष्ट्रपिता की उपाधि कौन दिया जानते हैं? तो इसका जो उपाधि दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। सत्य के सच्चे पुजारी के रूप में गांधी जी का विश्वास था कि सत्य ईश्वर है। सत्य क्या है? ईश्वर है और ईश्वर सत्य है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के सपनों को
कह सकते हैं नवीन समाज का आधार बनाया। देखिए यहाँ क्या है, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, बंटवारा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा ना करना, उसी को अहिंसा कहा जाता है। ठीक है, या सत्य पर भरोसा रखना। उनके विचार में स्वतंत्रता का अर्थ था हिंसा, लोभ, वासना और आकांक्षाओं से मुक्ति। आप ये सारी चीजों को जो है हिंसा ना करें, लोभ और लालच ना करें, वासना पर जो है इससे मुक्त रहें। उनके विचार में भारत की स्वतंत्रता भी पापी के प्रति अहिंसक और असहयोग द्वारा नहीं प्राप्त हो सकेगी। ठीक है ना, अगर हम लोग को स्वतंत्रता लेना है तो हमें पाप नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, और क्या करना है कि उसका सहयोग नहीं लेना है बल्कि असहयोग लेना है। ठीक है ना, इसके द्वारा ही स्वतंत्रता की क्या की जा सकती है, प्राप्ति की जा सकती है। उन्होंने यंग इंडिया नामक एक पत्रिका भी लिखा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है ना, 2016 के आसपास जो है ये क्वेश्चन पूछा था कि यंग इंडिया नामक पत्रिका किसने लिखा, तो महात्मा गांधी ने लिखे थे। ठीक है ना, जिन ऋषियों ने हिंसा के बीच अहिंसा का सिद्धांत की खोज निकाला, वे न्यूटन से अधिक प्रखर बुद्धि वाले लोग थे। वे स्वयं वेलिंगटन से अधिक और योद्धा थे। स्वयं हथियारों का प्रयोग जानते हुए भी उन्होंने उसकी व्यर्थता के अनुभव किया और उन्होंने युद्ध से दुखी संसार को बतलाया। इसकी मुक्ति हिंसा द्वारा नहीं अपितु अहिंसा द्वारा ही है। बोल रहा है कि जब भी अगर आप किसी को जीतना हो या दिल जीतना हो या स्वतंत्रता प्राप्ति करना हो तो क्या करना है, अहिंसा को अपनाना है, हिंसा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, निर्भीकता उनके सत्याग्रह का आवश्यक अंग है, एकदम निडर रहिए। ठीक है, ये कहना है। वह लोगों के दिल से सरकार, पुलिस, सीआईडी, जेल और अधिकारियों का भय निकाल देना चाहते थे। यानी महात्मा गांधी का जो विचारधारा था वो कहना था कि अंग्रेजों से मत डरिए, निडर रहिए। ठीक है ना, निर्भीकता के साथ उनका जो है सामना करिए। ठीक है, साथ ही क्या करता है कि पुलिस, सीआईडी, जेल और अधिकारी का भय निकाल दीजिए मन से। उनके अनुसार सत्याग्रह और असहयोग गरजने वाले और डिंग मारने वाले को अस्त्र नहीं है। बोल रहे कि ज्यादा डिंग नहीं मारना है, डिंग मारने का मतलब है कि ये करेंगे वो करेंगे, ये नहीं करना है, चुपचाप अपना जो करना है वो करना है। यह तो आपकी ईमानदारी की कसौटी है, इसमें ठोस और मुक्त आत्म बलिदान की आवश्यकता है। अहिंसा इसका परम आवश्यक अंग था। इसका अर्थ अन्यायी और आगे चुपचाप झुक जाना नहीं। यानी बोल रहा है कि अंग्रेजों के जो है आगे चुपचाप झुक नहीं जाना है बल्कि उसकी सामना करना है। ठीक है, अभी तो अपनी आत्म को अन्याय की इच्छा और विरुद्ध लड़ना है। यानी बोल रहा है कि अन्याय के विरुद्ध क्या करना है, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना है, उसके प्रति घृणा नहीं करना बल्कि प्रेम, अहिंसा तथा दया की भावना से, जिससे उनकी आत्मा प्रभावित हो जाए और उनका मन ही बदल जाए। यानी इतना प्रेम दीजिए उन लोगों को कि लगे, है ना, उनके अंदर भी एक मानवता पैदा हो और भारत छोड़ करके चले जाए। ठीक है, वे अंग्रेजों के निजी और सामूहिक रूप से विरुद्ध नहीं थे। यानी बोल रहा है कि हम उसका विरोधी नहीं बल्कि वो रहे लेकिन प्रेम से। अब यहाँ बोल रहा है कि वह थे अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के विरुद्ध। उसकी जड़ में मुख्यतः यह विश्वास था कि मानव प्रकृति मूलतः अच्छी और एक अन्यायकारी का मत है। सत्याग्रहियों के आत्म बलिदान से बदल जाएगा, अंत में न्याय ही विजय होगी। ठीक है, तो इस तरह जो है बच्चों क्या करना है कि महात्मा गांधी के बारे में पहले लिखना है, उसके बाद जो है उनके जो क्या हथियार था, असहयोग आंदोलन वगैरह जो था, इसको लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।